Welcome to Pathshala. Today we will discuss, today we will analyze, today we will ponder over the question that what is physics really is. Suppose you imagine a situation that you are standing on a river side in a hilly region. Between the mountains, river is flowing, water is flowing, you see water is flowing, making sound when it is slashing against the stones and creating lot of mist. ठीक है, पानी बह रहा है नदी में, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, पानी जो है वो चारों तरफ जो स्टोन्स पड़े होंगे उसमें से टकरा रहा होगा, मिस्ट क्रिएट कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हवा भी बह रही है, ठीक है, ईस्ट में सन राइज कर रहा है, बारिश अभी अभी जस्ट ख़त्म हुई है और सन के अपोजिट साइड में यानी सन जो है वो ईस्ट में राइज कर रहा है, वेस्ट साइड में एक ब्यूटीफुल रेनबो क्रिएट हुआ है. नाउ यू लुक एट द स्काई. स्काई लुक्स ब्लू एंड सन लुक्स रेड. ठीक है, आसमान की तरफ देखोगे तो आसमान आपको नीला दिखाई देगा और सूरज आपको कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा. बारिश हो चुकी है, बारिश खत्म हो चुकी है, रेनबो बन गया है और अभी भी कुछ क्लाउड्स पैचेस जो हैं वो अभी भी आसमान में फ्लोट कर रहे हैं. अगर हम ग्राउंड पे देखेंगे तो हमें कई सारे रॉक्स दिखेंगे नदी के चारों तरफ इधर उधर. उनके डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, अलग अलग टेक्सचर है और रिवर के आसपास कुछ आपको सैंड भी नोटिस कर सकते हो आप. ठीक है, कुछ सैंड पड़ी होगी. ठीक है, बाकी चारों तरफ डिफरेंट इंसेक्ट्स, एनिमल, प्लांट्स, ट्रीज, ग्रासेस, क्रीपर्स, बेलें जो होती हैं वो भी आपको चारों तरफ आप नोटिस करोगे. ठीक है, तो देर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस हैपनिंग ऑल अराउंड. ठीक है, तो ये जो सिचुएशन हमने डिस्क्राइब की है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. बादल हैं, सन है, नीला आसमान है, रिवर फ्लो हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एयर फ्लो हो रही है, स्टोन्स दिख रहे हैं आपको, सैंड दिख रही है, काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं. देन क्यूरियोसिटी डिमांड्स दैट वी मस्ट आस्क क्वेश्चंस. एक फेमस स्टेटमेंट है रिचर्ड फेनीमैन का, दैट क्यूरियोसिटी डिमांड्स दैट वी मस्ट आस्क क्वेश्चंस. तो हम कुछ क्वेश्चंस आस्क करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और ये जो मल्टीट्यूड ऑफ एस्पेक्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, मल्टीट्यूड ऑफ फिनोमेना दिख रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो इतनी ज़्यादा वैरायटी दिखती है, इतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी दिखती है, इतनी ज़्यादा रिचनेस दिखती है नेचर में, एक्चुअली बहुत थोड़े से इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंस हैं और वो थोड़े से इंडिपेंडेंट जो इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत थोड़े से इंडिपेंडेंट जो फोर्सेस हैं वो आपस में डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में एक्ट करते हैं और सीमिंगली डिफरेंट फिनोमिना को जन्म देते हैं. ठीक है, जितने ज़्यादा वेरिएशंस हैं एक्चुअल में उतने ज़्यादा वेरिएबल नहीं होते हैं, वेरिएबल थोड़े से होते हैं. जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कॉजेज रिस्पॉन्सिबल हैं इतने सारे अलग अलग फिनोमिना के लिए, वो कॉजेज, वो फोर्सेस थोड़े से होते हैं, लेकिन वो अलग अलग परम्यूटेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन में एक्ट करते हैं. तो आपको क्या दिखता है, आपको अलग अलग फिनोमिना दिखते हैं. सो व्हाट वी अज्यूम दैट there must be relatively small number of independent influences which acts in different combination and permutations and give rise to many seemingly different phenomena. कई सारे फिनोमिना आपको अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जब उन फिनोमिना को हम एनालाइज करते हैं तो उनके बेस में, उनकी फाउंडेशन में जो लॉ है, जो प्रिंसिपल है वो सेम मिलता है. फॉर एग्जाम्पल हम अपने ही सिचुएशन से अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे कि हमने देखा कि रिवर के किनारे कुछ सैंड भी है, कुछ रॉक्स भी हैं. तो हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इज द सैंड इज डिफरेंट फ्रॉम द रॉक्स? देन द आंसर विल बी नॉट एट ऑल. सैंड और जो रॉक हैं वो अलग अलग नहीं है. रॉक्स का ही अगर हम साइज तोड़ते जाएं, रॉक्स का साइज कम करते जाएं तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब पूरा का पूरा रॉक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सैंड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो सैंड है वो क्या है, जस्ट टाइनी रॉक्स हैं वो, और रॉक क्या है, बिग सैंड पार्टिकल्स. ठीक है, तो रॉक्स और सैंड में सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है, उनके साइज का डिफरेंस है. ठीक है, तो सीमिंगली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. रॉक अलग चीज़ दिखती है, सैंड आपको अलग चीज़ दिखती है, रेत अलग दिखता है, पत्थर, पहाड़, चट्टानें अलग दिखते हैं आपको, लेकिन एक्चुअली वो हैं क्या, वो सेम है. ठीक, तो हमने क्या किया, हमने दो इंडिपेंडेंट, एक्चुअली दे इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर सीमिंगली डिफरेंट फिनोमिना, सीमिंगली इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को हमने सेम कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा
काम होता है वो यही होता है कि जब भी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो उनमें हम सिमिलरिटीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं ताकि टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो रिड्यूस होने शुरू हो जाए। ठीक, जैसे एक एग्जांपल हमने किसका लिया, सैंड का लिया और रॉक का लिया। ठीक, दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, इज फ्लोइंग वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लोइंग ऑफ एयर। जो वाटर की फ्लोइंग है, पानी जो बह रहा है नदी में और जो हवा चल रही है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? क्या पानी के फ्लो को स्टडी करने के लिए हमें एक अलग टूल्स, अलग प्रिंसिपल्स चाहिए और एयर के फ्लो को स्टडी करने के लिए हमें अलग प्रिंसिपल, अलग लॉज, अलग थ्योरीज, अलग टूल्स चाहिए? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स में एक्चुअली हम इन दोनों को सेम ही कंसीडर करते हैं और उसको हम कहते हैं फ्लूइड। कोई भी जो भी चीज़ फ्लो हो सके उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। ठीक है, एयर भी फ्लो हो रही है, कोई गैस है वो भी फ्लो हो सकती है, कोई लिक्विड है वो भी फ्लो हो सकता है, तो दोनों के लिए सेम प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, एयर फ्लो है या लिक्विड फ्लो है, दोनों के लिए जो प्रिंसिपल्स क्या हैं, सेम। तो जो एयर फ्लो है, विंड जो है, और जो वाटर फ्लो है, रिवर की जो करंट है, वो सीमिंगली डिफरेंट फिनोमिना है, लेकिन जब हमने उनको एनालाइज किया तो हमें पता लगा नहीं वो सेम प्रिंसिपल से गवर्न हो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम करना हमने शुरू कर दिया है। ठीक, फिर से हमने दो वेरिएबल्स को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। रिवर फ्लो, वाटर फ्लो और एयर फ्लो को हमने दोनों को एक साथ लाके खड़ा कर दिया। थोड़ा और एनालाइज करते हैं। साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जब वाटर हिट कर रहा है रॉक्स को तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साउंड क्रिएट हो रही है। ठीक है, और साउंड हमारे कानों तक आ रही है। साउंड कैसे ट्रैवल करती है, साउंड वेव्स की तरह ट्रैवल करती है। ठीक, और हम सन की राइजिंग भी देख रहे हैं तो सनलाइट भी आ रही है, हम सनलाइट को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो सनलाइट जो है, लाइट भी कैसे बिहेव करती है, वेव की तरह ट्रैवल करती है, साउंड भी वेव की तरह ट्रैवल करती है। तो साउंड और लाइट दो अलग अलग चीज़ें हैं। साउंड हम कानों से सुनते हैं, ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों ही क्या हैं, एक्चुअली वेव्स हैं। इसका मतलब इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। ठीक, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि साउंड और लाइट ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, और वो रिलेटेड इसलिए हैं क्योंकि दोनों ही वेव्स हैं। तो वेव्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे वो साउंड पे भी लगेगा और लाइट पे भी लगेगा। ठीक, और आगे सोचते हैं इसमें, जैसे कि सन जो है वो ईस्ट में राइज कर रहा है, हमको पता है मून भी जो होता है वो भी ईस्ट से ही राइज करता है। तो राइजिंग ऑफ सन इन फ्रॉम द ईस्ट, राइजिंग ऑफ मून फ्रॉम द ईस्ट, तो ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये दोनों ईस्ट से ही राइज करते हैं? कैन बी इन्फर एनीथिंग फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन that sun is also rising from the east and moon is also rising from the east? Yes, of course. और वो रिजल्ट क्या होगा, वो इन्फ्रेंस, वो आउटपुट क्या होगा, वो ये होगा कि जो अर्थ है आपकी वो एक्चुअली वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी तो सारी चीज़ें जो राइज करेंगी वो कहाँ से राइज करेंगी? जब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है तो चीज़ें जो हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगी, यानी ईस्ट से राइज करेंगी और वेस्ट में जाके सेट हो जाएंगी। ठीक, तो ये दो जो ऑब्जर्वेशन थे कि सन भी ईस्ट से राइज करता है, मून भी ईस्ट से राइज करता है, जब हमने इसको एनालाइज किया तो हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगा कि जो अर्थ का रोटेशन है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। क्लियर? थोड़ा और डिस्कस करते हैं, रेन पे आते हैं। सुबह सुबह का टाइम था, रेन जस्ट खत्म हुई थी। तो जब रेन खत्म होती है तो एटमॉस्फेयर की जो विजिबिलिटी है वो अचानक से बढ़ जाती है। आपको बहुत दूर तक के पहाड़ जो पहले नहीं दिख रहे थे, अभी बारिश हो गई अगर ख़त्म हुई है तो वो बहुत दूर तक के भी पहाड़ आपको साफ दिखने शुरू होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेन की वजह से जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो सेटल हो जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर की विजिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं, हम बेसिकली जो अपने चारों तरफ नेचुरल फिनोमिना हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हम उनको स्टडी कर रहे हैं और उनके पीछे के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक थ्योरीज हैं, उनको हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं कि रेनबो जो हमेशा होता है, जब भी रेन होती है, रेन के बाद का जो टाइम होता है, तो उसमें हमेशा चांस होता है कि आपको रेनबो दिख सकता है, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस अगर मैट कर रही हैं तो। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये होता है कि रेनबो हमेशा सन की अपोजिट साइड में ही बनता है, कि अगर सन ईस्ट से राइज कर रहा है उस टाइम तो रेनबो अगर बनेगा तो वेस्ट साइड में बनेगा, और अगर शाम का टाइम है, सन वेस्ट में सेट हो रहा है, तो रेनबो जो बनेगा वो ईस्ट साइड में बनेगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि रेनबो हमेशा सन की अपोजिट साइड में ही क्यों बनता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे
जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम रेनबो को डिस्कस करेंगे कि रेनबो कैसे बनता है, हमेशा अपोजिट साइड में क्यों बनता है, रेनबो में जो कलर का पैटर्न होता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न ही क्यों होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, लाइट रेज के बारे में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। अब आते हैं, स्काई ब्लू है, सन रेड है, दो अलग अलग चीज़ें, स्काई ब्लू है, सन रेड है। सन रेड कब होता है? राइजिंग के टाइम भी रेड होता है और सेटिंग के टाइम भी रेड होता है। ठीक है, तो ये जो दो अलग अलग फिनोमिना दिख रहे हैं, क्या एक्चुअल में ये दो अलग अलग फिनोमिना हैं कि एक ही कॉइन के दो पार्ट्स हैं, दो साइड्स हैं? आर दीज टू फिनोमिनाज आर सेपरेट, इंडिपेंडेंट, और दीज आर ओनली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन? जब हम अपने कोर्स को आगे पढ़ेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि एक्चुअली ये दो फिनोमिना है। एक्चुअली ये दो फिनोमिना नहीं है, ये एक ही फिनोमिना के दो एस्पेक्ट्स हैं, और उस फिनोमिना को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होता है? सन राइजिंग के टाइम रेड और डूबते टाइम भी रेड होता है, ठीक है, और उसी टाइम जो स्काई होता है वो ब्लू होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। अब क्लाउड्स पे आते हैं। रेन खत्म हो चुकी है, अभी भी कुछ क्लाउड्स हैं जो आसमान में तैर रहे हैं। तो क्लाउड्स को देख के कुछ क्वेश्चन उठते हैं। रिमेंबर क्यूरियोसिटी, रिचर्ड फेनीमैन ने क्या कहा है? क्यूरियोसिटी डिमांड्स दैट वी मस्ट आस्क क्वेश्चंस। तो क्लाउड्स को देख के कुछ क्वेश्चंस उठते हैं। हाउ क्लाउड्स फॉर्म, कैसे होता है, क्लाउड्स बनते कैसे हैं? अगर क्लाउड्स पूरे पानी से भरे हुए हैं तो सिंपली नीचे क्यों नहीं आ जाते अपने वेट की वजह से? रेन ट्रिगर करने की मैकेनिज्म क्या होती है? क्या फिजिकल कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से रेन स्टार्ट होती है? क्लाउड्स आपस में जब टकराते हैं तो लाइटनिंग क्यों होती है? लाइटनिंग होती क्या है? ठीक, हमने कई बार देखा होगा कि मंदिरों के ऊपर जो चोटियां होती हैं, जो मीनारें होती हैं, या जो मॉस्क होते हैं उनकी जो मीनारें होती हैं, उनके ऊपर, मंदिरों के ऊपर वो त्रिशूल लगा के रखते हैं, और मॉस्क के ऊपर वो चांद लगा के रखते हैं लोहे का। वो क्यों लगा के रखते हैं? क्या उसका कुछ लाइटनिंग से रिलेशनशिप है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी चल रही है वो ये है, क्या हम किसी भी तरह से ये जो लाइटनिंग की एनर्जी है, क्या इसको हम ट्रैप कर सकते हैं अपनी एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए? आज पूरी दुनिया में एनर्जी की मारामारी हो रही है, ऑयल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, हमारी एनर्जी की खपत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो हमको क्लीन एनर्जी सोर्स की तलाश करनी पड़ रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ऑयल और कोल यूज़ कर रहे हैं उतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो ये जिद्दोजहद चल रही है कि किसी भी तरह से इस लाइटनिंग को हम ट्रैप कर सकते हैं, इस लाइटनिंग की एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ हम एनालाइज करते हैं किसमें? फिजिक्स में। ठीक है, आप और ज़्यादा से ज़्यादा एस्पेक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा डीपर डिग करते जाओ, और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस और थिंग्स के बारे में आपको इंसाइट मिलेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ किस में आता है? फिजिक्स में। तो अब फिर से हम वही क्वेश्चन उठाते हैं, व्हाट इज़ फिजिक्स? तो फिजिक्स बेसिकली है क्या? तो अभी तक हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की वो सारी फिजिक्स की डोमेन में आती हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स प्रोसेसेस। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो क्या हो सकती है फिजिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स प्रोसेसेस। ठीक, एंड वी ट्राई आउट एंड वी ट्राई टू फिगर आउट। नेचर को स्टडी करके और उसकी प्रोसेस को स्टडी करके हम क्या चीज़ फिगर करने की कोशिश करते हैं, क्या चीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं? एंड वी ट्राई टू फिगर आउट इट्स अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, लॉज और थ्योरीज। इट्स अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स और लॉज। हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, हम नेचर को स्टडी करते हैं, उसकी जो प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी करते हैं, और हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो जो प्रोसेस हो रही है, वो जो नेचर में फिनोमिना अकर कर रहा है, तो उसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है,
ठीक, इस तरह को जब हम स्टडी कहते हैं तो इसको हम कहते हैं मेथड, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी। इसमें होता क्या है, क्या होता है साइंटिफिक मेथड? तो सिंपल है, ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। कोई ऑब्जर्वेशन होता है, कोई एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। उस ऑब्जर्वेशन के जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसको हम देखते हैं और फिर रीजनिंग और लॉजिक लगा के फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कोई लॉ, रीजन और लॉजिक, उससे एक लॉ फॉर्मुलेट करते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा होता है। ठीक, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में मूव कर रहे हैं, वो इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि हमने एक लॉ बना लिया कि उसको बोला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या लगता है, एक ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है। ठीक है, तो कोई ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को हम एनालाइज करते हैं लॉजिक और रीजन लगा के और फिर एक लॉ बनाते हैं। फिर उस लॉ की हम टेस्टिंग करते हैं। कैसे टेस्टिंग करेंगे? अदर ऑब्जर्वेशन और अदर एक्सपेरिमेंट्स। फिर किसकी प्रोसेस चालू होती है? टेस्टिंग की, कि जो हमने लॉ बनाया है वो कितना सही है। तो टेस्टिंग के लिए हमको और अलग ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम कुछ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं जो लॉ हमने बनाया उसकी टेस्टिंग कर सकें। तो ये होता है आपका साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, देन रीजन, देन एक्सपेरिमेंटेशन और न्यू ऑब्जर्वेशन। ठीक, व्हेन वी फर्स्ट ऑब्जर्व समथिंग वी यूज लॉजिक एंड रीजनिंग टू फिगर आउट some law, principle or theory which explains the observation, and then we use that theory to explain new experiments, other experiments and new observations. ठीक है, अब इसके आगे दो चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने जो थ्योरी, लॉ या प्रिंसिपल बनाया, या तो वो अदर एक्सपेरिमेंट्स और अदर ऑब्जर्वेशंस को क्या करता रहेगा, सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता रहेगा, या हो सकता है आगे आगे कोई एक ऐसा ऑब्जर्वेशन या ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको मिले जिसको ये लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो दो काम करने पड़ेंगे आपको, या तो आपको इस लॉ में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और हमें इस तरह से ये लॉ मॉडिफाई करेंगे ताकि पुराने जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके साथ साथ जो नया ऑब्जर्वेशन मिला है उसको भी वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दे। ठीक, कोई भी थ्योरी तब तक सक्सेसफुल मानी जाती है जब तक कि वो नए एक्सपेरिमेंट और नए ऑब्जर्वेशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती रहती है। ठीक, या फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट रन हो रहा है तो उसका जो आउटपुट है उसको प्रिडिक्ट करने की जब तक उस थ्योरी में कैपेसिटी होती है, ठीक है, तब तक उस थ्योरी को, उस लॉ को, उस प्रिंसिपल को क्या माना जाता है? सक्सेसफुल माना जाता है। किसी टाइम के मोमेंट पे अगर कोई ऐसा नया ऑब्जर्वेशन या नया एक्सपेरिमेंट आपको मिल गया जिसको अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो फिर अब टाइम आ गया, समझ लेना दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप थ्योरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, और ऐसा मॉडिफिकेशन करो ताकि पुराने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ वो नए एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन को भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे मॉडिफिकेशन, हर तरह की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी जो लॉ है, जो थ्योरी है, वो नए एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। और वो टाइम होता है जब हमें उस थ्योरी को डिस्कार्ड करना पड़ता है और फिर से स्क्रैच से एक नई थ्योरी डेवलप करनी पड़ती है। और वो फिजिक्स के वर्ड में बहुत ही वंडरफुल टाइम होता है। फिजिसिस्ट ऑलवेज लुक कीनली फॉर दोज एक्सपेरिमेंट विच चैलेंज द करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, अगर मॉडिफिकेशन के साथ एक्सप्लेनेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम पूरी की पूरी थ्योरी को अबेंडन या डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर से एक नई थ्योरी बनाना शुरू करते हैं। एंड दिस इज द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन इन फिजिक्स वर्ल्ड, एंड दिस इज द वे आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, ऑफ मास, ऑफ एनर्जी, ऑफ स्पेस, ऑफ टाइम एडवांस। ठीक है, इस तरह से जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो एडवांस करती है। ठीक है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, उनको एक्सप्लेन करने के लिए पुरानी थ्योरीज को यूज़ करते रहते हैं। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब वो नहीं एक्सप्लेन कर पाएगी, तो दो चीज़, या तो मॉडिफिकेशन के साथ भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है तो उसको छोड़ के नई थ्योरी बना दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे न्यूटन ने लाइट की थ्योरी जो दी थी वो था पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट,
ठीक, उसने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन, लाइट का प्रोपोगेशन, बहुत सारी चीज़ें, बेंडिंग ऑफ लाइट, बहुत सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की। फिर थॉमस यंग ने एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बनाया। क्या नाम है उसका? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक स्क्रीन होती है, ढंग से समझना आपको, एक स्क्रीन होती है और यहाँ पे भी एक स्क्रीन होती है और उसमें दो ऑरिफाइस होते हैं, दो ऑरिफाइस होते हैं यहाँ पे, एक ऑरिफाइस ये है, एक ऑरिफाइस ये है, स्लिट कहते हैं उसको, डबल स्लिट, स्लिट मतलब ऑरिफाइस, एक स्लिट S1 एक स्लिट S2, और उन दोनों स्लिट्स को एक कॉमन सोर्स से इल्यूमिनेट किया। ये लाइट का सोर्स है, तो जो लाइट है वो यहाँ से स्लिट 1 पे भी जाएगी, यहाँ से स्लिट 2 पे भी जाएगी, और स्लिट 1 और 2 से होते हुए ये स्क्रीन पे आएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो मिला वो इंटरफ्रेंस पैटर्न मिला। इंटरफ्रेंस पैटर्न मतलब ये हुआ कि लाइट की इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा थी, कहीं कम थी, कहीं ज़्यादा थी, कहीं कम थी, कहीं ज़्यादा थी, कहीं कम थी, कहीं ज़्यादा थी। ठीक है, अगर हम इंटरफ्रेंस पैटर्न ना देखें, हम अपनी तरफ से सोचें तो क्या हो सकता है? तो यहाँ से ओपनिंग है एक, यहाँ से लाइट आ सकती है, यहाँ से ओपनिंग है, यहाँ से लाइट आ सकती है। इसका मतलब एक तो आपको इस रीजन में लाइट ज़्यादा मिलेगी, लाइट कुछ इस तरह से मिलनी चाहिए। इस रीजन में इस स्लिट के सामने लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट ज़्यादा होगी। जैसे जैसे इस रीजन से आप दूर हटते जाओगे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसी तरह से इस स्लिट के सामने आपको लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और जिससे जैसे जैसे दूर होते जाओगे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये थी प्रिडिक्शन, ऐसा होना चाहिए था। जो पुरानी थ्योरी न्यूटन ने दी थी पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट, उसकी प्रिडिक्शन ये थी कि इस S1 स्लिट के सामने ज़्यादा रोशनी होगी और S2 स्लिट के सामने ज़्यादा रोशनी होगी। जैसे जैसे इस सामने वाले पॉइंट से आप दूर हटते जाओगे रोशनी कम होती जाएगी, नीचे की तरफ दूर हटोगे यहाँ पे भी रोशनी कम होती जाएगी। लेकिन एक्चुअल में मिला कैसे? ये थी प्रिडिक्शन थ्योरी की, लेकिन जो मिला वो ऐसा नहीं मिला। वो ये मिला कि इन दोनों के मिड पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी और वो इंटेंसिटी वेरिएबल थी, इस तरह से थी। ठीक, यानी यहाँ पे इंटेंसिटी काफ़ी लाइट की थी, फिर डार्कनेस थी, फिर यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी स्क्रीन पे, इस पॉइंट पे फिर से यहाँ डार्कनेस थी, फिर यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और फिर यहाँ पे क्या थी? डार्कनेस थी। यानी फ्रिंजेस मिली आपको, आपको मिले, आपको पैटर्न मिला, एक बैंड्स मिले, ब्राइट बैंड फिर डार्क बैंड, ब्राइट बैंड फिर डार्क बैंड, ब्राइट बैंड फिर डार्क बैंड। और ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पार्टिकल मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो ये टाइम था न्यूटन की थ्योरी में मॉडिफिकेशन करने का। ये टाइम था कि ऐसा मॉडिफिकेशन हो ताकि ये एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो क्या हो जाए? वो एक्सप्लेन हो जाए। ठीक, तो क्या हुआ? जब इसको एक्सप्लेन करने की बारी आई तो वो थॉमस यंग ने कैसे एक्सप्लेन किया? उन्होंने लाइट को क्या माना? वेव। उन्होंने लाइट को क्या माना? वेव। उन्होंने कहा लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है? वेव। और वेव मॉडल से उन्होंने फिर से वो सारे पुराने एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, और साथ में ये इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन कर दिया। तो पुराने वाले भी सारे एक्सप्लेन हो गए और जो नया एक्सपेरिमेंट आया वो भी एक्सप्लेन हो गया। तो अब उस मॉडल को हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमने लाइट को क्या मान लिया कि लाइट क्या है? वेव। उसके बाद कई और एक्सपेरिमेंट मिले, कई और ऑब्जर्वेशन मिले, जैसे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये सारे भी ऑब्जर्वेशन भी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होते गए। तो तब तक ये थ्योरी क्या रही? आपकी सक्सेसफुल रही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन मिला, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि सिंपल एक मेटल की सरफेस है, उस पर कुछ लाइट पड़े अगर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से एमिट होते हैं। तो फोटो मतलब लाइट। ठीक है, लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे गिर रही है, कुछ कंडीशंस भी होती हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मेटल सरफेस कौन सी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, इसलिए इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जब इस इफेक्ट को वेव मॉडल से, लाइट के वेव मॉडल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई, तो पूरी कोशिश करने के बावजूद भी ये एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो फिर से क्या समझा गया? फिर से समझ लिया गया कि अब मॉडिफिकेशन का टाइम आ गया है। ठीक है, वेव थ्योरी में पूरा मॉडिफिकेशन करने के बाद भी, किसी भी तरह से मॉडिफाई करने के बाद भी ये
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन किया? पार्टिकल थ्योरी को यूज़ करके। जो पार्टिकल थ्योरी को हमने 100 साल पहले डिस्कार्ड कर दिया था। थॉमस यंग ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये 1801 में किया था। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो बात है वो 1901 1905 मतलब कुछ लगभग 100 साल बाद की बात है। तो जिस थ्योरी को हम 100 साल पहले डिस्कार्ड कर चुके थे, उसी थ्योरी से इस मॉडल को, इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया, पार्टिकल। और पार्टिकल थ्योरी में लाइट को क्या माना गया? फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स ऑफ लाइट, पैकेट्स ऑफ लाइट कह सकते हो आप, क्वांटम ऑफ लाइट्स। तो अब फिजिक्स वर्ड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें कि कुछ लाइट के जो फिनोमिना हैं वो वेव मॉडल से एक्सप्लेन हो रहे हैं। जैसे इंटरफेरेंस है, वो किसी भी तरह से पार्टिकल मॉडल से एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये किसी भी तरह से वेव मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। वेव मॉडल से कौन सा एक्सप्लेन हो रहा है? इंटरफियरेंस, जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था। और पार्टिकल मॉडल से कौन सा एक्सप्लेन हो रहा है? तो वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब कंफ्यूजन इतना ज़्यादा था कि अब समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कि लाइट को हम वेव की तरह माने कि पार्टिकल की तरह माने, क्योंकि दोनों में से दोनों थ्योरीज जो हैं वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रही हैं, और दोनों में से कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो सारे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर पाए। तो हमने कहा कि लाइट क्या है? डुअल, एक नई थ्योरी इवॉल्व की हमने, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉकटेल, दोनों का मिक्सचर। और वो थ्योरी क्या थी जो दोनों को एक्सप्लेन कर सके? तो वो हमने कहा कि लाइट का है, लाइट के पास डुअल नेचर है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये भी अपने आप में एक थ्योरी बनी कि लाइट के पास डुअल नेचर है, कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है, कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि फिजिक्स कैसे एडवांस करती है। मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ। आपने कोई ऑब्जर्वेशन देखा, ऑब्जर्वेशन की एनालिसिस करके आपने एक थ्योरी बनाई, उस थ्योरी से हमने और ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करने शुरू किए। ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन होते जाएंगे, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन होते जाएंगे, थ्योरी आपकी सक्सेसफुल है। ठीक, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब या कोई एक ऐसा ऑब्जर्वेशन आएगा जो वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, तो इस थ्योरी में हम क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे। और वो मॉडिफिकेशन इतना ड्रास्टिक भी हो सकता है कि हमें पूरी थ्योरी छोड़नी पड़े और एक नई थ्योरी बिल्डअप करनी पड़े, और फिर उस थ्योरी से फिर आगे के ऑब्जर्वेशन हम एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। पिछले तो सारे होंगे ही होंगे, साथ में आगे वाले ऑब्जर्वेशन भी एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। जब तक ये थ्योरी आगे आने वाले सभी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करती रहेगी, तब तक वो थ्योरी सक्सेसफुल रहेगी। एक ऐसा मोमेंट आएगा जब उसे एक्सप्लेन करना बंद कर देगी, तो हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए उस थ्योरी को डिस्कार्ड करके नई थ्योरी इवॉल्व करने में। ठीक, इसी तरह से साइंस जो है एडवांस करती है, इसी तरह से फिजिक्स जो है वो एडवांस करती है। क्लियर? तो जो हमने देखा अभी कि फिजिक्स या साइंस जो है वो इन जनरल किस तरह से एडवांसमेंट होता है, किस तरह से आगे बढ़ती है, साइंस की फील्ड की प्रोग्रेस किस तरह से होती है, जिसको हम साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी कहते हैं। ऑब्जर्वेशन को देख के हम कुछ लॉ या फार्मूला, कुछ लॉ या कोई प्रिंसिपल फॉर्मुलेट करेंगे, फिर उसको आगे अप्लाई करेंगे, फिर मॉडिफाई करेंगे। उस सारी चीज़ को रिचर्ड फेनीमैन ने एक बहुत अच्छी तरीके से समझाया। ठीक है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द नेचर। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? तो वो एनालॉजी देते हैं चेस गेम की, कि मान लिया कुछ इस तरह से समझो कि आपको चेस के गेम के कोई लॉ कोई रूल नहीं पता है, किस तरह से चेस का गेम खेला जाता है, आपको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, आप एकदम अननोन हो, अनजान हो चेस के रूल से, और आपके सामने चेस प्ले हो रहा है। दो प्लेयर हैं, वो चेस खेल रहे हैं, और आप चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हो बैठ के, यानी आप ऑब्जर्वर हुए, आप ऑब्जर्व कर रहे हो गेम को। और अगर आप सफिशिएंट लॉन्ग टाइम तक उस गेम को वॉच करो, तो ऐसा हो सकता है कि आप गेम को देखते देखते उसके कुछ रूल्स जो हैं वो फिगर आउट करने में सक्सेसफुल हो जाओ। जैसे आपने देखा कि हाथी है, ठीक है, वो कैसे चल रहा है? वो हमेशा सीधा चलता है। तो आपने देखा कि जब भी ये हाथी चलता है, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, जब भी ये हाथी चलता है ये हमेशा सीधा ही चलता है, ये कभी तिरछा नहीं चलता है। तो आपने एक लॉ फॉर्मुलेट कर लिया कि एलिफेंट ऑलवेज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में भी वो कैसे सीधा चलेगा वो, ठीक है, इंक्लाइन नहीं चलेगा।
ठीक है। इसी तरह से आपने और देखे सबका मूवमेंट आप एनालाइज कर रहे हो, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अगर आप सफिशिएंट टाइम तक अगर उसको वॉच करोगे गेम को, तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ रूल्स जो हैं वो मेकआउट करने में सक्सेसफुल हो जाओ। और इन रूल्स की हेल्प से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगला जो स्टेप कोई प्लेयर चलने वाला है तो उसने क्यों चला और वो कैसे चला। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि एक प्लेयर के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं चलने के लिए, कई सारी चालें होती हैं चलने के लिए, उसमें से कौन सी वो चूज़ कर रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और ये उतना आसान नहीं होता है क्योंकि गेम के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। करेक्ट मूव प्रिडिक्ट करना अंडर ए गिवन सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप जस्टिफाई तो कर सकते हो कि उसने ये मूव चला तो ऐसा मूव क्यों चल सकता है, वो कैसे चल सकता है वो मूव। ठीक है, कौन सा बेसिक लॉ है जिसकी वजह से वो ऐसा मूव चल सकता है। उसने हाथी इतने कदम आगे बढ़ाया तो कैसे बढ़ाया, उसने ऊंट को इस तरफ मूव कराया तो कौन से लॉ की वजह से उसने वो ऊंट मूव करा सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई रूल बनाया, ठीक है, और चेस प्लेयर ने कोई ऐसी चाल चली जिस चाल की वजह से वो लॉ जो है वो गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जब भी वो हाथी को मूव करा रहा है वो हमेशा 3-3 खाने मूव करा रहा है, 3 चालें उसने चली और चांस की बात थी कि हाथी सिर्फ 3-3 खाने जो है वो मूव कर रहा है। ठीक, 3-3 खाने मूव कर रहा है सिर्फ, तो आपने रूल बना लिया कि हाथी सीधा चलता है और सिर्फ 3-3 खाने चलता है। अचानक से अगली चाल ये आई, उसने हाथी को 5 खाने आगे बढ़ा दिया, तो आपने जो लॉ बनाया था वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपको आपके लॉ में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो या तो आप दूसरा लॉ ये बना सकते हो कि हाथी जो है वो 3 खाने भी चल सकता है और 5 खाने भी चल सकता है, या आप ये लॉ भी बना सकते हो थोड़ा और जनरल करके कि हाथी जो है वो चलता सीधा है, कितने खाने चलेगा वो डिपेंड करता है, वो कितने भी खाने चल सकता है, एक से लेकर कितने भी खाने वो चल सकता है, जितने भी चेस बोर्ड पे अवेलेबल है स्पेस। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ लॉ बनाए, उनको हमें मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल फिजिक्स भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह से चलती है। नेचर जो है हमारे चारों तरफ, जो नेचर हैं, जो लैब्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चेस गेम प्ले हो रहा है जो नेचर प्ले कर रही है। हम पिछले 200, 300, 400, 500, 1000 सालों से उस गेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब तक के रिकॉर्ड हैं हमारे पास, जब से ह्यूमन ने नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू किया, इवन टाइम इमेमोरियल से उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसने उन ऑब्जर्वेशन से कुछ रिजल्ट लिखने शुरू करे। ठीक है, हम इतने टाइम से इस नेचर को देख रहे हैं, हमने कुछ लॉज बनाए, काफ़ी सारे लॉज स्टार्टिंग में बनाए थे, वो बाद में गलत साबित हुए तो वो हमने तोड़ दिए। ठीक है, फिर से हमने नए लॉज बनाए, नई थ्योरीज बनाई, न्यूटन ने कुछ थ्योरीज बनाई, फिर आगे आके जब मॉडर्न फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ तो वो थ्योरीज काफ़ी हद तक गलत हुई, तो हमने उनमें फिर से नया मॉडिफिकेशन किया, फिर नई थ्योरी बनाई। ठीक है, न्यूटन ने ग्रेविटेशन का फोर्स बताया, आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटेशन जैसा कोई फोर्स होता ही नहीं है। एक्चुअल में क्या है, स्पेस टाइम का ये जो फैब्रिक है, इसका जो कर्वेचर है, उस कर्वेचर का आउटपुट होता है कि ग्रेविटेशन का फोर्स आपको फील होता है। एक्चुअली ग्रेविटेशन जैसा कोई फोर्स नहीं है, ये स्पेस टाइम फैब्रिक की ज्योमेट्री है। ठीक है, तो ओवरऑल हम इतने टाइम से इस नेचर को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, और हमने कुछ नए नए लॉज बनाए हैं, वो हम अप्लाई करते रहते हैं, कुछ उसमें से टूटते हैं, कुछ को मॉडिफाई करना पड़ता है, कुछ थ्योरीज को हमें बिल्कुल ही डिस्कार्ड करना पड़ता है, एक नई थ्योरी इवॉल्व करनी पड़ती है। इस तरह से साइंस जो है वो हमारी आगे बढ़ रही है। क्लियर? बेस्ट फिजिसिस्ट या फेमस फिजिसिस्ट या सक्सेसफुल फिजिसिस्ट कौन होता है? जो कि ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करके एक नया लॉ, जो भी ऑब्जर्वेशन अवेलेबल हैं उनको एनालाइज करके एक नया लॉ गैस करने में या कोई नई फिजिक्स की थ्योरी फ्रेम करने में सक्सेसफुल हो जाता है। वो थ्योरी और अदर ऑब्जर्वेशंस को एक कन्विंसिंग वे में एक्सप्लेन कर पा रही है, तो उसी को हम कहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल फिजिसिस्ट है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं कि फिजिक्स का केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से और मैथमेटिक्स से क्या रिलेशन है। ठीक, तो ढंग से समझना है। जेम्स ट्रेफल ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है वाई साइंस।
और उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि जो फिजिक्स है वो नेचुरल साइंसेज में सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है। फिजिक्स कैन बी सीन एज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द नेचुरल साइंसेज। केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें कुछ बॉन्ड्स बन रहे हैं, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं केमिस्ट्री में जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो सारे फिजिकल फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, वॉन डर वाल फोर्स होगा, वो सारे फोर्सेस जो उनका इंटरप्ले है बेसिकली। तो जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली क्या है? कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, या सिंपली आप केमिस्ट्री को कह सकते हो केमिस्ट्री क्या है? अप्लाइड फिजिक्स है। अब बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी के जैसे ही आप अंदर में जाओगे, जैसे ही आप किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस की गहराई में जाके समझना शुरू करोगे, तो आपको उसमें केमिस्ट्री का ही एप्लीकेशन मिलेगा। बायोलॉजी इज एट इट हार्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन लिविंग थिंग्स। तो केमिस्ट्री क्या पता लगी आपको? एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। और बायोलॉजी क्या पता लगी? एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। इसीलिए मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द नेचुरल साइंसेज में क्या है? फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स के सारे लॉ इन प्रिंसिपल, अगर आपने फिजिक्स के सारे लॉ इन प्रिंसिपल डिस्कवर किए हैं, तो आप सारी केमिकल रिएक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इन दोनों सब्सटेंस को इतने टेम्परेचर पे इस कंडीशन में मिलाने पे क्या होगा, वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। और अगर आपने वो सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर ली हैं, तो आप उसकी बायोलॉजी भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी जो ड्रग है वो सेल पे किस तरह से बाइंड करेगा, सेल की फंक्शनिंग में किस तरह से चेंज लाएगा, वो सब कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इन प्रिंसिपल। ठीक है, आज हमारे पास फिजिक्स के सारे लॉज नहीं है, तो आज हम सारी केमिकल रिएक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आज हम सारी बायोलॉजिकल फिनोमिना को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? हमको क्या करना पड़ता है? कोई भी ड्रग आपने बनाया तो हमें ड्रग की टेस्टिंग करनी पड़ती है। टेस्टिंग करने के लिए आप बहुत सारे चूहे, रैबिट, कुत्ते, बिल्ली, पता नहीं कितने कितने जानवरों को आप दुखी करते हो। उनके अंदर वो ड्रग इंजेक्ट किए जाते हैं, फिर हम रिस्पॉन्स देखते हैं उस ड्रग से उस पेट के अंदर क्या हो रहा है, उस जानवर के अंदर क्या हो रहा है, उस लिविंग सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है। वो ड्रग उसको फ़ायदा कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो कैसा नुकसान पहुंचा रहा है। तो आज लैब में बहुत सारे एनिमल जो हैं वो परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि हमें फिजिक्स के सारे लॉ नहीं पता हैं। फिजिक्स के सारे लॉ नहीं पता हैं तो आप सारी केमिस्ट्री की रिएक्शंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब केमिस्ट्री की रिएक्शंस आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप बायोलॉजी तो प्रेडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो बायोलॉजी का जो गेम चल रहा है वो हिट एंड ट्रायल पे चल रहा है। एक ड्रग बनाया, उसको अप्लाई करके देखो कितनी बार सक्सेसफुल हुआ, कितनी बार फेल हुआ। ज़्यादा बार सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी और ज़्यादा टेस्टिंग होती है। जब सारे टेस्ट पास कर देता है तो फिर हम उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मार्केट में लेके आते हैं। तो बायोलॉजी का जितना पूरा ड्रग का काम चल रहा है, उसमें मेजर जो काम है वो सिर्फ किसका है? वो हिट एंड ट्रायल का है। क्लियर? तो ये आपको अभी समझ में आया कि फिजिक्स का केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री का बायोलॉजी से क्या रिलेशन है। बायोलॉजी के अंदर घुसोगे तो आपको केमिस्ट्री मिलेगी, केमिस्ट्री के अंदर घुसोगे तो आपको फिजिक्स मिलेगी। मैथमेटिक्स से क्या रिलेशन है? ठीक है, अब वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी फिजिकल लॉ या फिजिकल थ्योरी या फिजिकल प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ या सिंपल ग्रेविटेशन का लॉ अगर हम डिस्क्राइब करें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो मासेस हैं, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो उन मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? अगर हम उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा। क्या होगा? इट सेज दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस and is inversely proportional to the square of the distance between the masses। ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैथमेटिक्स का रोल क्या है? मैथमेटिक्स का रोल है कि इतने डिफिकल्ट, इतना जो लंबा सेंटेंस था उसको हम एक सिंपल छोटे स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मास मान लिया ये m1 है, ये मास मान लिया m2 है, इनके बीच का सेपरेशन r है, तो जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर के। तो जो इतना बड़ा स्टेटमेंट था उसको आपने एक छोटे से टर्म में एक्सप्लेन कर दिया। तो ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है।
मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। फर्दर जो फिजिक्स के लॉ का फॉर्मुलेशन है वो मैथमेटिक्स में बहुत सिंपल होता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, जो मैथमेटिक्स की टेक्निक्स होती हैं जैसे अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, कैलकुलस में भी डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, उन सब का हम यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस पे, ठीक है। और वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फोर्स निकालना है एक पॉइंट मास और एक रॉड के बीच में, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इंटीग्रेशन की मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है ये तो सिर्फ पॉइंट मासेस के बीच में है, लेकिन आपके पास एक पॉइंट मास है, दूसरी रॉड है, तो इस रॉड को भी हम इस रॉड के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट मास बना देंगे, छोटी छोटी स्लाइसेस कट करेंगे, ठीक। और इन सारी स्लाइसेस की वजह से इस एम पे फोर्स निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे, उसी को मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो मैथमेटिक्स का फ़ायदा ये है, मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है, पहली बात। दूसरी बात, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में जो फिजिक्स के लॉ हैं वो बहुत सिंपलिस्टिकली, बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तीसरा फ़ायदा क्या है कि जो मैथमेटिक्स के टूल्स होते हैं हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टू मेक प्रेडिक्शंस फ्रॉम द बेसिक इक्वेशन। क्लियर? ये आपकी बेसिक इक्वेशन थी, इससे हमें प्रिडिक्ट करना था कि एक पॉइंट मास एक रॉड के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो हमने कौन सा मैथमेटिकल टूल यूज़ किया, इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में क्या रिलेशन है। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ क्या है, एक टूल है, क्लियर। लेकिन जो मेजर चीज़ है वो क्या है, वो फिजिक्स का कंसेप्ट है।